गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पोषण। पोषण क्या होता है, क्या सभी सजीवों की वृद्धि, विकास एवं उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण को सजीव कहाँ से प्राप्त करते हैं, पोषण कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में प्राप्त किया जाता है, क्या सभी सजीवों की पोषण से संबंधित आवश्यकताएं समान होती है। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण। पोषण होता क्या है, चलो देखते हैं। सभी सजीवों की वृद्धि, विकास एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण किया जाता है उन पदार्थों को सजीव का पोषण कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, सजीव की वृद्धि, विकास एवं उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए वे यदि बाहरी स्रोतों से कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं तो वे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ ही सजीवों का पोषण कहलाते हैं। लगभग सभी जीवों की पोषण से संबंधित आवश्यकताएं भी समान होती हैं, अर्थात सजीवों का जीवन चक्र पूरा होने के लिए कार्बनिक एवं अकार्बनिक बाह्य स्रोतों से प्राप्त पोषण महत्वपूर्ण होता है। तो क्या सभी सजीवों की जीवन की घटनाएं पोषण पर आधारित होती है? पोषण को बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। बाह्य स्रोतों से प्राप्त किस रूप में किया जाता है? क्या पोषण के आधार पर जीवों को अलग अलग रूपों में विभक्त किया जा सकता है? चलो इसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप पोषण की परिभाषा को नोट कर लीजिए। सभी सजीवों की वृद्धि, विकास एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण किया जाता है उन पदार्थों को सजीवों का पोषण कहते हैं। सभी जीवों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं लगभग समान होती है। पोषण के आधार पर अब चलो जीवों को देखते हैं कितने भागों में बांट सकते हैं। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। विभक्त किया जाता है। कौन से दो भाग होते हैं? नंबर 1 परपोषित, नंबर 1 परपोषित और नंबर 2 स्वपोषित। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 परपोषित जीव और नंबर 2 स्वपोषित जीव। अब परपोषित जीव क्या होते हैं और स्वपोषित जीव क्या होते हैं? क्या दोनों को कार्बनिक अकार्बनिक स्रोतों की प्राप्ति बाहर से होती है या कुछ जीव कार्बनिक एवं अकार्बनिक स्रोतों को स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं? चलो तो इनके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, परपोषित एवं स्वपोषित। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अध्ययन करते हैं परपोषित जीव क्या होते हैं और स्वपोषित जीव क्या होते हैं। बात करते हैं नंबर 1 परपोषित जीव। परपोषित जीव क्या होते हैं? क्या वे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को स्वयं निर्मित करते हैं या फिर बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं? चलो तो नोट करते हैं इसके बारे में। परपोषित जीव ऐसे जीव जो अपनी पोषण संबंधित, ऐसे जीव जो अपनी पोषण संबंधित कार्बनिक व अकार्बनिक ऐसे जीव जो अपनी पोषण संबंधित सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें परपोषित कहते हैं। हम कह सकते हैं परपोषित जीव क्या होते हैं? वे सभी जीव जो अपनी सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, तो वे सभी जीव परपोषित श्रेणी में आते हैं। अर्थात ये ऐसे जीव होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का उत्पादन या निर्माण नहीं कर पाते। उन्हें सामान्य रूप से दूसरे जीवों या बाह्य कारकों से वो प्राप्त करते हैं, तो वे सभी जीव परपोषी जीव की श्रेणी में आते हैं। जैसे कवक, जीवाणु एवं सभी जीव जंतु परपोषित की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। एवं जीव जंतु, क्लियर है? तो आपको परपोषी अच्छे से समझ में आ गया होगा। परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सभी वृद्धि, विकास एवं जीवन चक्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, तो वे सभी परपोषी जीव कहलाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में स्वयंपोषी। स्वयंपोषित जीव। अब स्वयंपोषित जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपनी जीवन संबंधित सभी या पोषण संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं, अर्थात वो दूसरों से कोई भी कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त नहीं करते हैं, तो वे सभी जीव क्या कहलाएंगे? स्वयंपोषित जीव कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपनी जीवन संबंधित या पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका उत्पादन स्वयं करते हैं, तो वे जीव स्वयंपोषित जीव कहलाते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं स्वयंपोषित जीव के बारे में। अब बात करते हैं स्वयंपोषित जीव। स्वयंपोषित जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपनी पोषण से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थों जैसे भोजन, कार्बनिक पदार्थों में सम्मिलित है भोजन, अर्थात सभी कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो वे जीव स्वयंपोषित जीव कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपनी पोषण से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे सभी जीव स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। और केवल ये जीव बाहरी स्रोतों से अकार्बनिक पदार्थों को ही प्राप्त करते हैं, जैसे क्लोरोफिल युक्त हरे पादप, प्रकाश संश्लेषी युक्त जीवाणु, ये सभी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इस कारण ये स्वयंपोषित जीव कहलाते हैं। परिभाषा को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऐसे जीव जो अपनी पोषण से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थ भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तथा केवल अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम स्वयंपोषित जीव कहते हैं। उदाहरण क्लोरोफिल युक्त हरे पादप एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ये तो हमने पोषण के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं क्या पादपों में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? पादपों के वृद्धि एवं विकास में पोषक तत्वों की भूमिका होती है।
पादपों में यदि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? पोषक तत्वों की पादपों में क्या भूमिका होती है, इसका अध्ययन हम निम्न विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। चलो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक, पादपों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अध्ययन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, पादपों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां। अर्थात नेक्स्ट टॉपिक यह बताता है कि पादपों में कौन कौन से खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या उन खनिज पोषक तत्वों को हम जान सकते हैं? अगर हम उन खनिज पोषकों का अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं? पादपों में भी खनिज पोषक तत्व क्या उनकी वृद्धि, विकास एवं जीवन चक्र को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चलो तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। पादपों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां। पादपों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों या खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन खनिज पोषक तत्वों को जानने के लिए निम्न वैज्ञानिकों द्वारा निम्न विधियों का प्रतिपादित किया गया। इनमें से मुख्य हैं, नंबर 1 पादप भस्म का विश्लेषण, नंबर 2 बालू संवर्धन प्रयोग और नंबर 3 जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा निम्न विधियों को प्रतिपादित किया गया जिसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि पादपों की वृद्धि विकास में पोषक तत्वों की क्या भूमिका होती है। कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य पोषक तत्व माने जाते हैं जिनके कारण पादप पूर्ण रूप से वृद्धि एवं विकास को प्रदर्शित करते हैं। पादपों के अंदर कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं और उन पोषक तत्वों के कार्य क्या होते हैं, उन्हें जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इन विधियों को प्रतिपादित किया गया, जिनमें प्रमुख है पादप भस्म का विश्लेषण, नंबर 2 बालू संवर्धन प्रयोग और नंबर 3 जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अध्ययन करेंगे पादप भस्म विश्लेषण का। इस विधि द्वारा किस प्रकार से पादपों में उपस्थित खनिज पोषक तत्वों को जान सकते हैं। पादपों की खनिज पोषक के अध्ययन की प्रथम विधि पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण क्या होता है, चलो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पादप भस्म विश्लेषण विधि के द्वारा यह ज्ञात होता है कि पादपों में पोषक तत्व किस अनुपात में उपस्थित हैं। पादपों में पोषक तत्व कितने होते हैं और उनका अनुपात कितना होता है जो पादपों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। पादप भस्म विश्लेषण के बारे में चलो अध्ययन करते हैं। पादप भस्म विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों का अनुपात कितना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इस विधि के लिए सर्वप्रथम किसी पादप से एक टहनी को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से किसी पादप की एक टहनी को प्राप्त किया जाता है। पादप की टहनी को प्राप्त किया। इस पादप की टहनी को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाया जाता है। 2-3 दिनों के लिए इस टहनी को धूप में रख दिया जाता है। लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे रख दिया जाता है, जिसके कारण यह टहनी पूर्ण रूप से सूख जाती है। अर्थात इस टहनी में उपस्थित जल वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाता है। अब इस टहनी का जो भार बचता है, इस टहनी में उपस्थित जल 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब इसको सुखाया जाता है तो वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाता है। अब इस टहनी का जो वजन होता है वो वजन होता है शुष्क भार। अब इस सूखी हुई टहनी का जो वजन होता है वो होता है शुष्क भार, अर्थात इसमें जल अणु अनुपस्थित है। ये टहनी पूर्ण रूप से सूख चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस टहनी को 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है या भट्टी में डाला जाता है। इस टहनी को 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है। जैसे ही इस टहनी को इस 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या आग में जलाया जाता है तो यह टहनी राख में परिवर्तित हो जाती है। राख का मतलब होता है भस्म। राख का मतलब क्या होता है, भस्म। अब जैसे ही इस टहनी को 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म भट्टी में डाला जाता है तो इस टहनी में उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थ
कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से गैसों के रूप में होते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, मीथेन, CO2 आदि जो उपस्थित होते हैं वो वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं। अर्थात कार्बनिक पदार्थ जैसे ही ये लकड़ी 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलती है तो वो बाहर वातावरण में चले जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। अब केवल पादप की राख बचती है, इस टहनी की राख बचती है जिसे हम भस्म कहते हैं। जब इस राख का अवलोकन किया जाता है तो यह पता लगाते हैं कि वास्तव में इस राख में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। पादपों में लगभग उपस्थित 105 तत्वों में से 60 तत्व पाए जाते हैं जो पादपों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो पादप भस्म विश्लेषण द्वारा उन 60 पोषक तत्वों का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है कि कौन से पोषक तत्व किस अनुपात में उपस्थित हैं। चलो तो अब इस विधि की परिभाषा एवं इसकी चरणों को आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, किस प्रकार से इस विधि का उपयोग किया जाता है। पादप भस्म विश्लेषण विधि। पादप भस्म विश्लेषण विधि द्वारा पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। पोषक तत्व किस अनुपात में उपस्थित है, इसका अध्ययन पादप भस्म विश्लेषण विधि द्वारा लगाया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम किसी पादप की टहनी को लिया जाता है। पादप की टहनी को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाया जाता है। कुछ दिनों 2-3 दिन के पश्चात जब यह पादप की टहनी सूख जाती है तो इसका बहार ज्ञात किया जाता है। वह भार शुष्क बहार कहलाता है, अर्थात पादप का बचा हुआ अंश शुष्क बहार कहलाता है। अब इस शुष्क भार युक्त पादप की टहनी को 600 डिग्री सेल्सियस तापमान युक्त भट्टी में डाला जाता है। जैसे ही इस पादप की टहनी को 600 डिग्री युक्त सेल्सियस तापमान युक्त भट्टी में डाला जाता है तो पादप के शुष्क भार में उपस्थित पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, वसा, अन्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ विघटित होने लगते हैं। विघटित होने के दौरान कार्बनिक पदार्थ गैसों के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसमें मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 ये सारी जो गैसें होती हैं वो वाष्प होकर बाहर निकल जाती हैं। जलने के पश्चात केवल पादप की राख भट्टी में बचती है। जब इस राख का अवलोकन किया जाता है तो यह ज्ञात होता है कि प्रकृति में उपस्थित 105 तत्वों में से 60 तत्व पादपों में पाए जाते हैं जो कि पादपों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इन 60 पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता पादप भस्म विश्लेषण विधि द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पादप भस्म विश्लेषण विधि का उपयोग हम अध्ययन में करते हैं। तो चलो तो अब बात करते हैं नंबर 2 बालू संवर्धन के बारे में। बालू संवर्धन द्वारा किस प्रकार से पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 बालू संवर्धन। बालू संवर्धन विधि द्वारा किस प्रकार से पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों की महत्ता का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, बालू संवर्धन विधि में पादपों को शुद्ध बालू रेत में उगाया जाता है। पादपों को शुद्ध बालू रेत में उगाया जाता है। इस बालू रेत में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध बालू रेत। शुद्ध बालू रेत कैसे प्राप्त करते हैं, हम बालू मिट्टी को लेके आते हैं। बालू मिट्टी को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धो लेते हैं। धोने के पश्चात उसे सुखाते हैं तो बालू में उपस्थित लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो HCl की सहायता से हम शुद्ध बालू रेत को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास शुद्ध बालू रेत प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस साथ शुद्ध बालू रेत में पादपों को उगाते हैं। इस प्रकार से इस शुद्ध बालू रेत में हम पादपों को उगाते हैं। शुद्ध बालू रेत में पादपों को उगाने के लिए 2 पादपों का उपयोग किया जाता है। एक तो सामान्य पादप जो कि सामान्य बालू मृदा में उगा हुआ है। सामान्य पादप जो कि सामान्य बालू मृदा में उगा हुआ है। एक पादप लेते हैं नियंत्रित पादप, ऐसा पादप जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार पोषक तत्व डालकर उसकी महत्ता का पता लगाकर उसकी वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो इस शुद्ध बालू रेत में हम ऐसे पादपों को उगाते हैं जो नियंत्रित पादप कहलाते हैं।
ये वाला पादप सामान्य पादप जो कि सामान्य मृदा में उगा हुआ है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हैं। लेकिन कुछ पादप हम शुद्ध बालू रेत में उगाते हैं, उन पादपों को हम नियंत्रित पादप कहते हैं। ये पादप हो गए नियंत्रित। नियंत्रित पादप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन पादपों का अध्ययन हम पोषक तत्वों की महत्ता को जानने में करेंगे। जैसे ही शुद्ध बालू रेत में नियंत्रित पादपों को उगाया जाता है तो इस बालू रेत में बाहर से पोषक तत्वों को डाला जाता है। इस प्रकार से बाहर से इस शुद्ध बालू रेत में पोषक तत्वों को डाला जाता है। अब इससे पता कैसे लगेगा कि पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं? हम सामान्य पादप का अवलोकन करते हैं। सामान्य पादप हमें पूर्ण रूप से हरा दिखाई देता है, हरा होता है, स्वस्थ होता है। नियंत्रित पौधे में जो हम पोषक तत्व डालते हैं, केवल पादप उन्हीं पोषक तत्वों को अपनी ओर अवशोषित कर पाता है, उन्हीं पोषक तत्वों का उपयोग वो वृद्धि एवं विकास में कर पाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बारी बारी से सभी पोषक तत्वों को शुद्ध बालू रेत में डालते हैं। शुद्ध बालू रेत में पोषक तत्वों को डालने के पश्चात पादप उन्हें अवशोषित कर लेता है। लेकिन अब क्या करते हैं? हम इस पादप में, नियंत्रित पादप में नाइट्रोजन पोषक तत्वों को नहीं डालते हैं। जब नाइट्रोजन पोषक तत्वों को इस नियंत्रित पादप में नहीं डालते हैं तो इस पादप की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। कुछ समय पश्चात इस नियंत्रित पादप में हम नाइट्रोजन को पोषक तत्वों को भी डाल देते हैं। जैसे ही हम नाइट्रोजन पोषक तत्वों को इस पादप में डाल देते हैं तो इस पादप की पत्तियां पुनः हरे रंग में बदल जाती है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि वास्तव में नाइट्रोजन पोषक तत्व भी पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध बालू संवर्धन के प्रयोग द्वारा पादपों के लिए पोषक तत्वों की महत्ता का ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी विधि, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। जल संवर्धन का अध्ययन करने से पहले कुछ छोटी बातें और अध्ययन कर लेते हैं जो कि बालू संवर्धन से संबंधित है। अपूर्ण पौधे। अपूर्ण पौधे क्या होते हैं? ऐसे पादप जिनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव होता है, अर्थात उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए बाहर से उसमें पादप में डाले जाते हैं, तो वे पादप अपूर्ण पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप जिनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित होते हैं तथा उनमें पोषक तत्वों को बाहर से डाला जाता है तो वे पादप अपूर्ण पादप कहलाते हैं। बालू संवर्धन में क्या करते हैं? बालू संवर्धन में पादपों को उगाने के लिए शुद्ध बालू का तो प्रयोग करते ही हैं। यदि हमें शुद्ध बालू प्राप्त ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बालू संवर्धन में बालू के स्थान पर क्वार्टर्स, प्लास्टिक चिप्स या वर्मीकुलाइट, जिसे हम कृत्रिम मृदा कहते हैं, का भी उपयोग कर सकते हैं। बालू संवर्धन में सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो मृदा है वो होती है वर्मीकुलाइट या कृत्रिम मृदा। ये क्या होता है वर्मीकुलाइट? वर्मीकुलाइट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक खनिज पदार्थ होता है। इस पदार्थ को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यह बहुत ही ढीली मृदा में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें पादपों को आसानी से उगाया जा सकता है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में छोटा क्वेश्चन आ चुका है, बालू संवर्धन में मृदा अनुपस्थित होने पर किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं? तो हम बता सकते हैं क्वार्टर्स, प्लास्टिक चिप्स या वर्मीकुलाइट का उपयोग हम पादपों को उगाने में कर सकते हैं। वर्मीकुलाइट क्या होता है? वर्मीकुलाइट एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज पदार्थ होता है जिसको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर गर्म करने पर वो ढीली मृदा में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें पादप की जड़ें आसानी से चली जाती है एवं पोषक तत्वों को आसानी से मृदा में प्रवेशित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने बालू संवर्धन का अध्ययन किया। अब हम करते हैं जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 3, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा किस प्रकार से पादपों में उपस्थित खनिज पोषक तत्वों की महत्ता का अध्ययन किया जा सकता है, चलो देखते हैं। पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में उगाने की तकनीक को जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अर्थात जल संवर्धन तकनीक में
पादपों को उगाने के लिए पादपों को पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। पोषक विलयन घोल में पादपों की वृद्धि विकास के सभी पोषक तत्वों को मिला दिए जाते हैं तथा उस भाग में उस क्षेत्र में पादपों को लगा दिया जाता है। पादप किस प्रकार से वृद्धि प्रदर्शित करता है जिसका अध्ययन हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में करते हैं। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में उगाने की तकनीक को जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जल के साथ कार्य करना। तो हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन में किस प्रकार से पादपों को उगाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले एक बड़े कांच के बीकर को लिया जाता है। इस कांच के बीकर में पादपों की वृद्धि विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को इसमें डाल दिया जाता है। सबसे पहले एक कांच का बड़ा बीकर लिया जाता है। इस कांच के बीकर में पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो भी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उनका विलयन बनाया जाता है और इस बीकर में उस विलयन को भर दिया जाता है। पोषक विलयन लिख भी देते हैं यहाँ पे, पोषक विलयन। इसके पश्चात बाहरी किसी क्षेत्र से पादप को लिया जाता है। बाहरी क्षेत्र से हम एक पादप को लेके आते हैं, जीवित बाहरी क्षेत्र से एक पादप को लेके आए। इस पादप को इस पोषक विलयन में रख दिया जाता है। इस पोषक विलयन में इस पादप को रख दिया जाता है। इस पादप के रखने के पश्चात इस कांच के बीकर को अच्छी तरह कार्क की सहायता से बंद कर दिया जाता है, अर्थात वायुरोधी बना दिया जाता है। इस प्रकार से वायुरोधी बना दिया जाता है तथा पादप की जड़ के समीप एक नली की सहायता से बाहरी वायु को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से बाहरी क्षेत्र से एक नली की सहायता से ऑक्सीजन को पादप की जड़ के समीप पहुंचाया जाता है तथा संपूर्ण पादप विलयन के पात्र को कार्क की सहायता से अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने पर क्या अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं कि पादप पूर्ण रूप से वृद्धि करता है, जिससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि पादपों को उगाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात पादपों की वृद्धि एवं विकास में पोषक तत्वों का योगदान होता है, जो कि उन्हें मृदा क्षेत्र से प्राप्त होते रहते हैं। यदि मृदा भी ना हो तो पादपों को जल से भरे हुए पात्र जिसमें पादपों की वृद्धि एवं विकास के सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसमें भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विलियम सेक्स नामक वैज्ञानिक ने जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को प्रतिपादित किया। आपको पौधों की खनिज पोषक तत्वों के अध्ययन की विधियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन पोषक तत्वों की महत्ता का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप चैनल को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।